सो रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव चल रहा है ना, सो दैट कम्स आउट टू बी 30 minus 15, that is 15 meter per second. 15. अब फॉर्मूला क्या होता है, s is equal to ut plus half a t square. तो रिलेटिव सेपरेशन इज इक्वल टू 15t प्लस हाफ a t square. अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, वो तो जीरो है. रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तो उसको यूज नहीं करता. तो मेरी जो इक्वेशन फर्स्ट 8 सेकेंड्स के लिए आ गई वो ये था, 4t लेस देन इक्वल टू 8 सेकेंड. क्या आपको ये समझ में आया ठीक से? किसी को नहीं आया तो हैंड रेज कर सकते हैं आप. मैंने एक क्वेश्चन में पहले ये चेक किया कि कब तक दोनों ग्राउंड को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, दोनों एयर में, तब तक उनका मोशन एक दूसरे के रिलेटिव यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मेकिंग द रिलेटिव एक्सेलरेशन टू बी जीरो. So that's it. So relative separation is equal to relative velocity into time because acceleration was zero. So this is the equation for first. तो अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या ये लाइन सेटल होती है? ये लाइन इस इक्वेशन के लिए सेटल होती है? देखते हैं जरा. If one quantity, that is x2 minus x1, depends directly on the other physical quantity, first power, the graph should be a straight line. So exactly this becomes a straight line. x2 minus x1 depends directly on time, so it should be a straight line. कब तक? 8 सेकेंड तक. तो 15 8 क्या होता है, देखिए जरा. एग्जैक्टली एट t is equal to 8 second, what is the value of x2 minus x1? 15 8 is 120, so 120 meter. This is what they have shown कि 8 सेकेंड पे उनके बीच की सेपरेशन होगी 120 meter. That's it. Good. Done first part. Now looking at the second part. अब देखते हैं यहाँ पे जरा. After 8 seconds, what happens? After 8 seconds, first stone reaches ground and comes to rest. अब सोचो जो सेकंड वाला सिर्फ वही मूव कर रहा है, अब वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. While second stone is still moving under gravity. तो उसकी तो इक्वेशन वही होनी चाहिए जो नॉर्मल कंडीशन में अंडर ग्रेविटी होती है. अब खुद सोचो, when an object comes downward, does the velocity keep on increasing? Yes. So does the slope of xt graph keep on increasing? Exactly. So I hope everyone knows slope of xt graph is velocity, and as the velocity keeps on increasing, the slope should keep on increasing. Look at it carefully. Is the slope increasing? Though it is in negative, but it is increasing. So this is what happens. So still moving under gravity. तो उसकी इक्वेशन क्या थी? Equation of motion of the second stone. Second stone की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, देखते हैं जरा. s is equal to ut plus half a t square. तो जो x2 था, अभी सिर्फ उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, रिलेटिव नहीं लिख रहा हूँ. x2 था, उसे क्या लिखा जा सकता है? इट वाज इनिशियली एट अ हाइट ऑफ 200, मानते 200 यहाँ पे प्रेजेंट था. अच्छा, पर एक काम करना पड़ेगा, मैं जो इसका ग्राफ देख पा रहा हूँ, इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा. देखो यहाँ पर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन जब ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में इसने वेलोसिटी को नेगेटिव शो किया. अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ तो मुझे वो वेलोसिटी पॉजिटिव ही शो करनी पड़ेगी, मैं उसको नेगेटिव शो नहीं कर पाऊंगा. तो आई नीड टू मेक अ स्मॉल चेंज हियर, एंड दैट चेंज इज I need to consider vertically upward to be positive, not downward. They have not mentioned though, but plot के according मुझे ये correction करनी पड़ेगी. तो आप जब भी ये question करें, consider upward as positive. I hope every one of us knows, हम upward या downward कुछ भी positive consider कर ले, time में कभी change नहीं होता, time उतना ही आ जाएगा. सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो displacement positive लिखी थी वो negative हो जाएगी, right? और क्या बोल सकता हूँ कि जो आपने upward velocity को negative लिखा था वो positive हो जाएगी. और एक्सेलरेशन
जो पॉजिटिव कंसिडर किया था वो नेगेटिव हो जाएगा, बट दैट वुड अल्टीमेटली गिव यू टाइम एज 8 and 10 ओनली। तो यहाँ पे पर उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे सोचना ही पड़ेगा। डाउनवर्ड अगर हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो कितनी है, 200 है, so I need to write it positive 200, so that's what I've done, plus 200. But my dear, the velocity is upward, so I'll have to consider negative, minus of upward positive plus 30t, and acceleration is negative, minus half of a into t square. Now look at it, 2 5s are 10. What is the equation of motion of the second stone? X2 is equal to 200 plus 30t minus 5t square. I hope you agree with this. अब ये सेकंड स्टोन की इक्वेशन थी माय डियर, अप टू 8 सेकंड तो हमें रिलेटिव कंसिडर करना पड़ा, उसमें दोनों का मोशन था, बट 8 से 10 में तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी ना। अब 8 to 10 में तो सिर्फ सेकंड मूव कर रहे हैं, लिखिए फॉर 8 second to 10 second as only second stone is in motion, तो x2 minus x1, क्योंकि x1 तो चेंज ही नहीं कर रहा, simply becomes equal to 200 plus 30t minus 5t square. So this comes out to be the equation for the second part. आप देख सकते हैं x टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी पैराबोलिक बन रहे हैं, एंड दिस इज शोन एज पैराबोलिक, तो एग्जैक्टली सही। तो अब सोचो एनसीईआरटी काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, जब आप एटलीस्ट एडिशनल में चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे फिर से आप दोबारा करना, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकता है। मैं क्विकली एक रिवीजन डाल देता हूँ। वी हैव टू कंसीडर अपवर्ड एज पॉजिटिव, दोनों स्टोन्स का ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम हमने t1 t2 कंसीडर किया, और फिर इक्वेशंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t के अकॉर्डिंग जब फाइंड किया तो 8 सेकंड और 10 सेकंड आ गया। 8 सेकंड तक दोनों एयर में थे, तो दोनों का रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म हो गया। सो वो कैसा लगना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए। हमने सॉल्व की इक्वेशन, तो दैट कम्स आउट टू बी 15t ओनली, so that's it, it satisfies. In 8 seconds what is the distance covered relatively? It is 120, ठीक है। तो 8 सेकंड पे जब फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे पहुंच चुका होगा, तो सेकंड स्टोन उससे कितनी दूर होगा, वो उससे 120 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, दिस इज शोन। अब सेकंड वाला नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज करती चली जाएगी। तो अब क्योंकि सिर्फ सेकंड वाला ट्रेवल करा, तो मुझे सिर्फ उसी की इक्वेशन यूज करनी थी, which is x2 is equal to 200 plus 30t minus 5t square. बट रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड स्टोन रेस्ट पे है। तो दिस बिकम्स द क्वेश्चन। नाउ टेल मी इफ एनीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 27 3.27, इस क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाया हुआ है स्पीड वर्सेस टाइम का। दिस इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड। तो यहाँ पे 0 है, सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 10, ऐसा बनाया हुआ। 5 के ऊपर मैक्सिमम स्पीड शो की गई है, विच इज 12, यहाँ पे ये 12 शो किया गया है, और फिर से वापस यहाँ 10 पे आ जाए। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इधर ऊपर जाने का और इधर से वापस नीचे आने का। ये बन गया। अब ये आपसे क्या पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर, speed time graph of a particle moving along a fixed direction, direction does not change, it is fixed direction is shown. Obtain the distance traversed by the particle between t is equal to 0 to t is equal to 10. 0 से 10 तक कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो मिलन अगर आप हैं तो बता सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड को स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे निकाला जाता है? मुझे बीच बीच में ये भी चेक करना पड़ेगा भाई, कौन कौन है क्लास में और कौन नहीं है। शिखर आप बता दो, इफ यू कैन स्पीक। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बोले शाबाश। शिखर बोल पाएंगे? मुझे लग नहीं रहा माइक है आपके पास। राघव आप बोल दो। सर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ
गिव्स मी डिस्टेंस। ध्यान रखें, अगर ये वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस मिलेगा। तो एरिया निकालना आसान है फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट सिंपली बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इज 10 एंड हाइट इज 12 to 6, so it comes out to be 60 meter। आई होप ये तो सब कर पाए होंगे, बहुत ही आसान था। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। अब ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 to 6 सेकंड। 2 to 6 सेकंड। तो जैसे यहाँ 5 है, 1 2, सपोज यहाँ पे 2 आ गया, दिस इज 2, और इसके एकदम साथ यहाँ पे 6 आ गया, दिस इज। तो अब बेसिकली ये आपसे चाहता है ये वाले पार्ट का एरिया जो मैं रेड बना रहा हूँ, इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो क्या बन रही है, क्या ट्रेपेजियम बन पा रही है? सोचें जरा, बताएं क्या ट्रेपेजियम बन रही है? नो नो इट इज नॉट, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मैं कलर कर देता हूँ, दिस ग्रीन वन इज इट अ ट्रेपेजियम। ये ग्रीन वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। ये ट्रेपेजियम आ गया हमारे पास। ट्रेपेजियम के एरिया आपको फाइंड करना आता है। और क्या ये सेकंड वाला अलग से ट्रेपेजियम बन गया सर? 5 to 6 Yes, सेकंड sir. वाला, है ना, ये भी अलग से ट्रेपेजियम बन गया। तो Yes, एक yes, sir. एक साथ तो Yes, sir. ट्रेपेजियम नहीं बन रहा, पर दो अलग अलग ट्रेपेजियम मुझे मिल पा रहे हैं। तो दो मैंने Yes, दो sir. अलग अलग कलर्स में शो कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये वाली वैल्यू भी चाहिए और ये वाली वैल्यू भी चाहिए। देखिए ध्यान से, जहां से ग्राफ स्टार्ट है, ये दोनों वैल्यूज चाहिए। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दीस वेलोसिटीज। कैन यू फाइंड विद द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो आप सर देखो, 2.4 मीटर पर सेकंड से। हाँ हम सभी देख सकते हैं, जीरो से लेके यहाँ टॉप तक स्पीड 12 चेंज हुई है और टाइम लगा 5। 12/5 कितना हो गया? 5 2 10, 2.4 मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. ठीक है। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन 2 सेकंड में कितनी स्पीड मिली वो फाइंड आउट करना है, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। क्योंकि ये स्पीड देखो ध्यान से, सक्षम आप भी देखते रहना, 0 से 2 में कितनी स्पीड मिली है वो है ये। तो उसके लिए यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u है 0, a है 2.4 और टाइम है 2। दिस गिव्स मी 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसे लिख सकता हूँ 4.8। डन। अब ध्यान दें, जो ये ऊपर वाला v2 है, बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है? तो जो टॉप पे कितना है 12। क्या आप ऐसा देख पा रहे हो, जितना एक्सेलरेशन था उतना ही रिटार्डेशन है? कैन यू सी दैट? जितना एक्सेलरेशन था उतना ही रिटार्डेशन है, क्योंकि देखो 5 से 10 तक 5 सेकंड्स होते हैं, 5 सेकंड्स में 12 से 0 हो गया, राइट? 12 से 0 हो गया। तो सेकंड पार्ट में जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस ऑफ 12/5, दैट इज माइनस ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में 5 to 6 का मतलब 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई? v इज इक्वल टू यू माइनस 2.4 t। सॉरी, आई होप यू कैन मेक आउट। भाई इनिशियल स्पीड कितनी काउंट होगी? 12, और 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 80, a इज 2.4, तो सीधा 12 माइनस 2.4 t कर देते हैं। तो कितना हो गया देखिए जरा, 12 माइनस 2 इज 10, there is 9.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट आई गेट। तो ये था एक बेसिक काम, बट ये बेसिक काम करने से पहले मेरे को, भाई जैसे कल कह रहा था, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन कहाँ से बिगिन करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो उस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ट्रेपेजियम्स चाहिए दो, जिसमें until unless I know the value of this v1 and this v2 I would not be able to solve the question। तो इसलिए मैंने पहले एक्सेलरेशन कंसिडर करते हुए v1 सॉल्व किया, तो रिटार्डेशन कंसिडर करते हुए v2 फाइंड आउट किया। अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दिस इज फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड। एरिया दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में कवर करते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले वाले ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कितनी कितनी बन गई देखना जरा, 4.8 प्लस 12, देख सकते हैं आप, 4.8 प्लस 12, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 माइनस 2 दैट इज 3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस। अब सेकंड ट्रेपेजियम में फिर से हाफ ऑफ सम ऑफ
पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है देखो, 12 और 9.6, इस बार 9.6 प्लस 12, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 से 6 देखो 1 आ गया। आई होप आप ये समझ पाए। सेकंड के लिए एक साइड 12 है, दूसरी साइड 9.6 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है। तो दिस हैज बीन, आगे कर लोगे सॉल्व, दिस विल गिव यू द एरिया दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। अब साथ में पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल्स इन ए एंड बी। इसके साथ साथ आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप सब जानते हैं यार एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो जो डिस्टेंस आपके दोनों पार्ट्स में आए हैं उठा के कोरिस्पॉन्डिंग टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। तो आई होप यू वुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बस यही था कि इसमें ना 4.8 और 9.6 सॉल्व करना पड़ेगा, वो समझाने वाली बात। सर सर एरिया 19.2 आ रहा है। एरिया कम्स अप टू 19.2, ठीक है, कर लेना बात इसमें। Now I move on to the last question, that is 3.28 of this exercise. 3.28 में क्या शो किया हुआ देखें, इसने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसे करके बना हुआ है, देख सकते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। सो 0 से यहाँ तक इसने टाइम सपोज t1 शो किया है, और फिर यहाँ कहीं इसने टाइम t2 शो किया है। मैं इसके क्वेश्चन को पढ़ने से पहले चाहूंगा कि एक बार हम इस ग्राफ को एनालाइज करें। आप बताएं हैंड रेज करके, आपको क्या लगता है ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? पहला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आज गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कहाँ हो भाई? सर नॉन यूनिफॉर्म होगा ना? It is non-uniform, non-uniform. But why is it non-uniform? Why is it non-uniform? Because slope of VT graph provides acceleration, and we can see that the slope is not constant. मैं इसको explain कर देता हूँ साथ साथ। Slope is changing. Slope is changing. That is, acceleration is not constant. समझ सकते हैं? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होता तो भी ये इंक्लाइंड टाइम एक्सिस नॉन यूनिफॉर्म होता, बट यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी आ गई, ये तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। समझ सकते हैं सभी? तो ये मेकआउट करना बहुत जरूरी था मुझे ग्राफ को देखकर कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया। अब उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मेकआउट करके दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, यहाँ पर स्लोप डिफरेंट है, और फिर यहाँ पर स्लोप डिफरेंट है। तो पहले एक्सेलरेशन बढ़ा, फिर एक्सेलरेशन रिड्यूस कर गया। दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट। अब ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? आपने जो बेसिक इक्वेशंस पढ़ी थी ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये पूछता है which of the following formulas are correct for describing the motion of the particle over the time interval t1 to t2। इस टाइम इंटरवल के ऊपर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। क्या आप यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं यस और नो? नो, क्योंकि ये तभी अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वेलोसिटी एट t2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। इसने एक्चुअली ये वाली नोटेशन यूज करी है, तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना, आपको समझना है dt2 का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, dt1 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, t इज t2 माइनस t1। So this formula is not valid. इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन होती है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक काम करो, इसको लेफ्ट से पिक करो। मैं इसको लेफ्ट से पिक करता हूँ यहाँ से। देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? S होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी पोजीशन एट t2 माइनस पोजीशन एट t1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी v एट t1
इनटू टाइम क्या है t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ a एक्सेलरेशन इनटू t2 माइनस t1 स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन को बोलता है एवरेज कर दो। क्या ये एप्लीकेबल है? जस्ट टेल मी, कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? नो, I still cannot apply this formula because this is applicable only when the acceleration remains constant. तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऐसे ही इसने थर्ड इक्वेशन भी पिक कर रखी है शायद, थर्ड नहीं दिखाई गई मुझे, छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कौन से फॉर्मूले वैलिड हो सकते हैं। वैलिड फॉर्मूलाज कौन से हो सकते हैं? आप सोचिए, एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हमेशा वैलिड होती है। वी एवरेज जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन x at t2 minus x at t1 divided by time taken, that is t2 minus t1. We agree with that? ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं x t2 minus x t1 क्या होगा, x t2 minus x t1 क्या होगा, this will be equal to v average into t2 minus t1. So this one is valid. क्या आपको समझ में आया? एवरेज डेफिनेशन तो भाई कहीं पे भी लगाई जा सकती है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सेकंड वन, आप जो ए एवरेज लिखते हो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट t2 माइनस वेलोसिटी एट t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। क्या ये वैलिड है? ऑब्वियसली, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। इसलिए लिख सकते हैं v at t2 माइनस v at t1 becomes equal to a average into t2 minus t1. So this is what we can convincingly do. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए सेकंड इक्वेशन को लिख दिया इन्होंने, जो हमने देखा कि वैलिड नहीं है, कैन नॉट बी अप्लाइड। बी पार्ट में इसने फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया, जो भी हम समझ सकते हैं एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड में इसने लिखा एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, जो कि सही है। फोर्थ में इसने लिखा एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, वो भी सही है। ई में क्या करता है? ई में लिखता सेकंड इक्वेशन है, लेकिन उसमें एक चालबाजी कर देता है कि ये जो वेलोसिटी है इसको भी एवरेज कर दिया और एक्सेलरेशन को भी एवरेज कर दिया। बट नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता, सो इट अगेन इज नॉट वैलिड। और लास्ट में कहता है xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ। तो ये तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो उससे क्या मिलेगा? इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। So I hope you would appreciate the efforts of NCERT to make the concepts clear. Constant acceleration के questions, graph के questions, relative motion के questions, समझ पा रहे हो? SNF के questions और उसका graph, सब कुछ given है। So I again recommend, जिन्होंने अब ये सारे questions मुझसे कर लिए हैं, you should go back home and try these questions once again, right? इन questions को करके एकदम perfect हो जाए उसके अंदर। तो मैंने सोचा था शायद हम वेक्टर स्टार्ट कर पाएंगे, बट डिस्कशंस लंबे हो जाते हैं। बट अब ठीक है, अब मैं काइनेमेटिक्स के लिए ओके हूँ, मेरे बच्चों को काइनेमेटिक्स के लिए काफी सारी चीजें आती है। ठीक है, दैट्स इट।